गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है मनोज खंडेलवाल, MKW रेजोनेंस कोटा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो 29 जनवरी है, इसका जो मॉर्निंग सेशन है, इसके जेईई मेंस के पेपर 1 की हम बात करने जा रहे हैं, यानी मैथमेटिक्स के वाले जो सेक्शन है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। इसके अंदर आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, अगर आप इसे रीड करो तो इसके अंदर कहा गया है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इन इवन नंबर ऑफ थ्रो ऑफ ए डाई। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं इवन नंबर ऑफ टाइम। इवन का मतलब है 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार। तो ऐसा करने पर उस डाई पर इवन नंबर, इस डाई पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं लेट हमने मान लिया कि P। हम इसके अंदर मान लेते हैं जो P है, ये P रिप्रेजेंट करता है किस बात को, कि अगर हम किसी डाई को थ्रो कर रहे हैं केवल एक बार, तो मान लो सपोज करो किसी डाई को अगर मैं एक बार थ्रो करूं तो एक सिंगल ट्रायल में किसी डाई को थ्रो करने पर उस पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। क्योंकि आप ये बात जानते हो, अगर किसी डाई को अगर आप थ्रो करोगे एक बार तो उस पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम आएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, और उस पर जो 2 आने की प्रोबेबिलिटी है, यानी 2 हमारा फेवरेबल केस है, यानी कि 1। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी डाई को केवल एक बार थ्रो करेंगे तो एक बार थ्रो करने पर उस पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। और अगर हम इसके अंदर डिफाइन करें P बार का मतलब है कि जो इवेंट हम लेकर चल रहे हैं उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, यानी किसी डाई को अगर मैं थ्रो करता हूं तो उस पर 2 नहीं आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 5/6। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर बात करता हूं जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। रिक्वायर्ड का मतलब है कि हम बात करने जा रहे हैं कि हम किसी डाई को थ्रो करेंगे इवन नंबर ऑफ टाइम। अब जैसे मान लो मैं डाई को थ्रो करता हूं 2 बार, तो 2 बार में उस डाई पर क्या आना चाहिए, इवन 2 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो पहला ट्रायल है उसमें P बार होगा, और P यहां पर हम बात कर रहे हैं हमने एक डाई को थ्रो किया है कितनी बार, 2 बार। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो फर्स्ट ट्रायल है उस फर्स्ट ट्रायल के अंदर डाई पर 2 नहीं आता, और जो सेकंड ट्रायल है उसके अंदर मान लेते हैं डाई पे 2 आ जाता है। अच्छा, डाई को अगर हम थ्रो करेंगे तो जरूरी नहीं कि पहली बार उस पर सेकंड ट्रायल में 2 आए, हो सकता है कि फोर्थ ट्रायल में आ जाए। तो यहाँ पर उस केस में क्या होगा कि P बार एंड P। यहाँ पर ये जो मैंने सेकंड आपके सामने केस लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है कि डाई पर सबसे पहली बार, यानी पहली बार डाई पर जो नंबर 2 है वो कौन से ट्रायल में आ रहा है, फोर्थ ट्रायल। उसके पहले जो 3 ट्रायल है उसके अंदर डाई पर 2 नहीं आता। ऐसा भी हो सकता है कि डाई को थ्रो करने पर उस पर जो 2 है वो कितने ट्रायल में आए, 6 ट्रायल में। इसका मतलब है कि जो पहले 5 ट्रायल होंगे वो उन 5 ट्रायल में इवेंट नहीं होगी, तो उसमें P बार आएगा, देन P आएगा, और ये प्रोसेस इस तरह से चलता जाएगा कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट। कि क्वेश्चन की थीम क्या है कि किसी डाई को थ्रो करने पर उस पर जो 2 है वो इवन नंबर ऑफ ट्रायल में आना चाहिए। इवन नंबर का मतलब या तो 2 ट्रायल या 4 ट्रायल या 6 ट्रायल या 8 ट्रायल, तो ऐसे इनफाइनाइट केसेस बनेंगे। तो ये सारे के सारे जो इनफाइनाइट केसेस हैं उनकी क्या है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी। अब अगर मान लो हम इसको सोल्व करें तो आप सबको पता है कि आपके सामने जो स्टेटमेंट है ये इनफाइनाइट जीपी है। इस इनफाइनाइट जीपी में P बार P क्या है, इनफाइनाइट जीपी की फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर ये आ जाएगा P बार एंड P, एंड अपॉन में आएगा 1 - R, क्योंकि जीपी के अंदर किसी इनफाइनाइट जीपी का सम निकालने का फॉर्मूला होता है A/1 - R। तो इसके अंदर A का मतलब है P बार P, और इसके अंदर जो कॉमन रेशियो R आएगा, तो अगर आप इसकी सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो या थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो तो इसका जो कॉमन रेशियो आएगा वो कॉमन रेशियो आएगा P बार एंड P बार। अब फाइनली मैं इसके अंदर करना क्या है कि जो भी ये स्टेटमेंट है इसके अंदर P और P बार की वैल्यू हम रख के देखते हैं। तो यहां से वैल्यू रखोगे तो ये आएगा 5/6 एंड इंटू आएगा 1/6, डिवाइडेड बाय 1 माइनस में आएगा 5/6 एंड इंटू में आ जाएगा 5/6। तो आपके सामने ये आ जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर नीचे से 36 कैंसिल आउट होगा, इसके न्यूमरेटर में 5 आएगा और नीचे 36 - 25 यानी कि 11 आएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह आएगा 5/11। अब अगर हम ये देखें कि ये कौन सा ऑप्शन है, तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन है इसके अंदर अगर आप नोटिस करो तो जो सेकंड ऑप्शन है 5/11, ये इस क्वेश्चन का फाइनली क्या आएगा, आंसर। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन बेसिकली किसका है, एक सीक्वेंस सीरीज का, बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। आपके सामने क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि आपके सामने एक जीपी है जिसके अंदर क्वेश्चन में टर्म डिफाइंड है 64। तो मान लेते हैं कि जो जीपी है उसकी टर्म है ए आर स्क्वायर एंड AR³ इस तरह की आपके सामने जीपी आएगी। तो इस जीपी के अगर हम 64 टर्म को डिफाइन करें तो 64 टर्म में आप जानते हो कि जो आर है उस आर की पावर आएगी कितनी, 63। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई जीपी है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्टेटमेंट आपको गिवन है जिसके अंदर SN का मतलब है सम ऑफ n टर्म, और n टर्म किसका, टोटल। टोटल का मतलब है कि इस कंप्लीट जीपी का जो सम है
वो 7 टाइम है किसका, एस एन मतलब सम ऑफ ऑड टर्म। तो क्वेश्चन को अगर हम समझे तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि जो a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सॉन, यह आएगा AR63। अगर आप समझो तो मैंने क्या लिखा हुआ है, एस एन मतलब सम ऑफ टोटल टर्म। तो क्वेश्चन में जितनी भी टोटल टर्म है हमारे पास, कि क्वेश्चन में पहले से डिफाइंड है कि इस जीपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी, 64। तो ये 64 टर्म का सम है और ये इक्वल है 7 इंटू। अब 7 इंटू के अंदर ये बोल रहा है कि आपको सम निकालना है ऑड टर्म का। ऑड टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म। तो अगर मैं इसके अंदर से ऑड टर्म लिखूं तो वो ऑड टर्म क्या क्या होने वाली है, ए प्लस इसकी थर्ड टर्म आएगी AR², इसकी फिफ्थ टर्म आएगी AR4 और इस तरह से चलता जाएगा। तो अगर हम इसकी लास्ट में जो इसकी 63 टर्म है उसको डिफाइंड करें तो वो 63 टर्म आएगी AR और ये आ जाएगा 62। अब फाइनली हम इसको सोल्व करें तो हमें पता है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है वो एक जीपी का फॉर्मूला है। आप सबको जीपी का फॉर्मूला पता है कि अगर जीपी के अंदर हम सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लिखें तो उस फॉर्मूले से आएगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, n कितना है 64, एंड अपॉन में आ जाएगा कितना 1 माइनस आर इक्वल। अगर हम इसके अंदर राइट साइड में इस जीपी का सम लिखें, अब इस जीपी के अंदर क्या होगा कि इसकी फर्स्ट टर्म तो a ही रहेगी, लेकिन अगर आप इस जीपी के अंदर कॉमन रेशियो देखो तो वो कितना आएगा R²। तो अगर इसकी जीपी का मैं फॉर्मूला लिखूं 7 इंटू, तो ये आएगा a इंटू 1 माइनस दैट इज R²। ये तो मैंने क्या लिखा, इस जीपी का कॉमन रेशियो। अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 32। तो यहां से ये पावर में आएगा 32 एंड अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस आर, तो ये आएगा R²। अब थोड़ा सा अगर आप इसे सोल्व करो तो आप नोटिस करो कि न्यूमरेटर में ये जो टर्म है ये दोनों साइड में इसका न्यूमरेटर कैंसिल हो रहा है। अगर हम इसके अंदर इस 1 माइनस R² के फैक्टर करें, आप सबको पता है कि इस 1 माइनस R² के जो फैक्टर होंगे ये फैक्टर आएंगे 1 प्लस आर, इंटू में आ जाएगा 1 माइनस आर, क्योंकि a² माइनस b² का फैक्टराइजेशन होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसके अंदर क्या होगा, जो 1 माइनस आर वाला फैक्टर है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अगर आप यहां से देखो तो 1 इक्वल में आ जाएगा 7 बाय दिस इज 1 प्लस आर। आपके सामने इस तरह का स्टेटमेंट आएगा और अगर आप इस स्टेटमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाइड करो तो यहां से सॉल्व करने पर इस जीपी का जो कॉमन रेशियो r है उसकी वैल्यू क्या आएगी 6। तो फाइनली आपसे अगर नोटिस करो तो इस क्वेश्चन में केवल यही पूछा है कि जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो क्या होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। अब यहाँ पर जो भी आपके सामने ऑप्शन प्रोवाइड है इसके अंदर अगर आप देखो तो जो इसका सेकंड ऑप्शन है ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 6। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने एक लिमिट प्लस इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अगर हम इस लिमिट के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है कि लिमिट दिस इज एक्सटेंडिंग और ये आएगा π/2 माइनस, एक्चुअल में यहाँ माइनस आएगा तो π/2 माइनस आएगा और ऊपर जो लिखा हुआ है इसके अंदर लिखा हुआ है कि x³ एंड दिस इज π/2 का होल क्यूब एंड दिस इज cos t³ एंड dt डिवाइडेड बाय, नीचे इसके अंदर आ जाएगा x माइनस π/2 का स्क्वायर। आपको पता है कि आपके सामने जो स्टेटमेंट लिखा है उसके अंदर dt लिखा हुआ है। dt का मतलब है कि इसके अंदर t के अलावा जितने भी वेरिएबल है सब कांस्टेंट है। तो मैंने इसके अंदर x माइनस π/2 स्क्वायर की जो टर्म है उसको बाहर निकाला है। अब अगर मान लो मैं इसके अंदर लिमिट रख दूं तो मुझे पता है कि लिमिट रखने पर ये π/2 से π/2 यानी 0/0 की फॉर्म आ रही है। तो आपके सामने ये जो स्टेटमेंट है एक्चुअल में ये 0/0 की फॉर्म है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर लोअर लिमिट रखेंगे यानी इस लिमिट को रखेंगे तो लोअर और अपर लिमिट सेम आ जाएगी। तो आप जानते हो कि इंटीग्रेशन के अंदर a to a में इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है 0। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये पावर कितनी है 1/3। अब अगर ये 0/0 की फॉर्म है तो मैं बेसिकली क्या करने चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं यूज करूंगा LH रूल। आप सब LH रूल से फैमिलियर हो। LH रूल के अंदर हमें क्या करना होता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फंक्शन होते हैं उनको सेपरेटली क्या करना होता है, डिफरेंशिएट। तो चलो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। अगर हम इसके अंदर सोल्व करें लिमिट एक्सटेंडिंग दिस इज π/2 माइनस, अगर हम इसे सोल्व करें, अब सवाल है कि इंटीग्रेशन को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो किसी भी इंटीग्रेशन का जो डिफरेंशिएशन है वो किसके थ्रू होता है, लेबनिज थ्योरम। तो अगर मैं इसके अंदर लेबनिज थ्योरम अप्लाई करूं, लेबनिज थ्योरम में हम क्या करते हैं कि जो भी इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन होता है उस फंक्शन में सबसे पहले क्या लगते हैं, अपर लिमिट। अपर लिमिट किसकी जगह रखते हैं, जिसकी क्या होता है जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है। अगर इस क्वेश्चन में dt है तो हमें इसके अंदर क्या करना है, अपर लिमिट को रखना है t की जगह। तो मान लो अगर मैं इसके अंदर t की जगह अपर लिमिट रखूं π/2 का क्यूब, तो π/2 का क्यूब जो होगा उसकी पावर 1/3 आएगी। तो ये जो टर्म आने वाली है ये आ जाएगी cos π/2।
और फिर लेबनिज़ थ्योरम के हिसाब से हमें क्या करना है कि उसके बाद जो इसकी अपर लिमिट है उसको डिफरेंशिएट करना है। अगर इसकी अपर लिमिट कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 माइनस। फर्दर आप इसके अंदर दोबारा से लोअर लिमिट को रखो, तो मान लो अगर मैं इसके अंदर t की जगह एक्स क्यूब को रखता हूँ तो एक्स क्यूब की पावर 1/3 में जो लोअर लिमिट रखने से रिजल्ट आएगा वो आएगा कितना, cos x। और उसके बाद अगर आप इसकी लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करोगे तो उसकी लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x² डिवाइडेड बाय, अगर हम इसके अंदर नीचे बात करें तो यहाँ पर आप इस x माइनस पाई बाई 2 के स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2। ये हमने इसके अंदर LHU लगाया है। फर्दर अगर हम इस x माइनस पाई बाई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। अब इसके अंदर क्लियर है कि इसके अंदर ये जो पहला वाला पार्ट है, इस पहले वाले पार्ट की वैल्यू तो हमें नजर आ रही है कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि cos पाई बाई 2 भी 0 होता है, इंटू से 0 आएगा 0। अच्छा, अगर हम इसके अंदर आगे इसको सोल्व करें तो हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम इसके अंदर एक बार फिर से LHU लगा दें क्योंकि अभी भी ये 0/0 की फॉर्म आ रही है, या मैं किसी तरह इसको स्टैंडर्डली बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैंने इसके अंदर देखा लिमिट की प्रॉपर्टी है, जो कांस्टेंट टर्म है वो लिमिट से बाहर आ जाती है, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं कि जो 3/2 है इसको तो लिमिट से बाहर लेते हैं और ये आएगा लिमिट दिस इज x टेंडिंग पाई बाई 2 और ये आ जाएगा माइनस। अब इसके अंदर जो माइनस है, ऊपर जो माइनस आ रहा है, तो इस माइनस cos x को मैं क्या करता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा में लिख देता हूँ। तो मैंने इसको एक काम किया, ऐसे लिख दिया साइन, और हमने इसको रिप्रेजेंट किया x माइनस पाई बाई 2, और नीचे भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x माइनस पाई बाई 2। एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मैं इसको साइन थीटा बाई थीटा में स्टैंडर्ड लिमिट बनाना चाहता हूं। अच्छा, साइन थीटा बाई थीटा स्टैंडर्ड लिमिट तब होती है जब वो 0/0 की फॉर्म में हो। तो आप यहाँ चेक करो कि अगर इसमें हम x को पाई बाई 2 रखते हैं तो जो साइन थीटा बाई थीटा की जो फॉर्म है, क्या ये 0/0 की फॉर्म में आ रही है, तो नोटिस करोगे ये 0/0 की फॉर्म में आ रही है। दूसरा, इसके अंदर टर्म क्या बचेगी, x², तो यहाँ पर इंटू में क्या आएगा, x², ऐसा आ जाएगा। आप जानते हो लिमिट के अंदर फंडामेंटल थ्योरम होती है कि अगर इस वाले पार्ट को एक फंक्शन f(x) माना जाए और बचे हुए पार्ट को अगर एक फंक्शन g(x) माना जाए, तो थ्योरम ये कहते हैं कि आप इस लिमिट को इन दोनों फंक्शन पर सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आप ये लिमिट इस पहले वाले फंक्शन पर अप्लाई करोगे तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है साइन थीटा बाई थीटा, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1, और दूसरे पार्ट में जब आप इसको अप्लाई करके लिमिट रखोगे तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 3/2 एंड पाई बाई 2 का ये आ जाएगा कितना, स्क्वायर। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है, तो 3/2 पाई बाई 2 का जो स्क्वायर है ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर। अच्छा, इसके बाद आप नोटिस करो कि आपके पास फिर से एक एलिमेंट्री क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक वर्ड आपको गिवन है जिसके उससे जितने भी वर्ड्स बनेंगे उन सारे के सारे वर्ड्स को हमें डिक्शनरी की फॉर्म में अरेंज करना है। तो जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन देखा भी होगा, तो आपके पास जो वर्ड है इसमें GT आ रहा है कितनी बार, 2 बार, इसके अंदर W आ रहा है सिंगल, इसके अंदर E आ रहा है, देन इसके अंदर N आएगा एंड देन इसके अंदर Y आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो G20 नाम का वर्ड है इसके अंदर टोटल कितने लेटर हैं, 7। तो हमें क्या करना है, इन 7 लेटर को एक डिक्शनरी की फॉर्म में अरेंज करना है। आप जानते हो डिक्शनरी में जो भी लेटर होते हैं वो अल्फाबेटिकली आते हैं। तो अगर हम इसको अरेंज करें तो हमें पता है कि जब हम डिक्शनरी बनाएंगे, तो जैसे मैं आपके सामने यहाँ डिक्शनरी बनाता हूँ, तो जब भी हम डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली कौन आएगा, E। तो मान लो मैंने सबसे पहले यहाँ E को फिक्स कर दिया। अगर मैं इसकी फर्स्ट पोजीशन पर E को फिक्स करके और इस E को हटाने के बाद बाकी जितने भी 6 लेटर हैं उन सारे के सारे 6 लेटर को अगर यहाँ अरेंज करें तो उनका जो परम्यूटेशन आएगा वो परम्यूटेशन आएगा 6 फैक्टोरियल बाय दैट इज 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो T है ये लेटर T रिपीट करेगा कितनी बार, 2 बार, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 360। तो इसका मतलब है कि जब हम डिक्शनरी बनाएंगे तो इस डिक्शनरी के अंदर जो लेटर E है इससे स्टार्ट होने वाले नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आएंगे, 360। अब इस E के बाद अभी हमारा टारगेट है फर्स्ट पोजीशन। तो मान लो हम इस फर्स्ट पोजीशन पर अगर कॉन्सेंट्रेट करें अल्फाबेटिकली, इस E के बाद यहाँ पर जो अल्फाबेटिकली वो G आएगा। तो अगर मैं इस G के अंदर यहाँ G को फिक्स करूँ, अब सपोज करो अगर मैं इस G को फिक्स करके बाकी जो लेटर उसको यहाँ अरेंज करूँ तो उसके अंदर भी 360 वर्ड आएंगे। तो हमारे पास जो डिक्शनरी बनेगी इसके अंदर E नाम के लेटर से 360 वर्ड आएंगे और G नाम के भी 360 आएंगे। लेकिन मुझे इसके आगे नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है कि जो G20 नाम का वर्ड है वो इसी 360 के अंदर कहीं ना कहीं है। तो मैं इसके अंदर एंटर करने के लिए क्या करता हूँ कि अब फर्स्ट लेटर को फिक्स करके सेकंड पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। तो ये जो फर्स्ट लेटर है ये तो परमानेंट मैंने हटा दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसकी जो सेकंड पोजीशन है उस पर जो रिमेनिंग लेटर है इन सारे के सारे रिमेनिंग लेटर को इस पोजीशन पे अरेंज करूँगा। और मैं कहाँ तक अरेंज करूँगा, जब तक क्या नहीं आता इसके अंदर, हम G20 की बात करें तो GT नहीं आता।
तो हम जीटी पर चलते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि इसके अंदर अरेंज किया किसको, ई को। अब अगर मान लो मैं इस पोजीशन पर ई को अरेंज करूं, तो ई को अरेंज करने पर मुझे पता है कि अगर मैं जी और ई को यहां पर अरेंज करने के बाद बाकी बचे हुए जो 5 लेटर हैं उन सारे के सारे 5 लेटर को बची हुई 5 पोजीशन पे अरेंज करूंगा, तो इसका जो परम्यूटेशन आएगा वो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कितना आ जाएगा 60। यानी आपकी जो डिक्शनरी है इसके अंदर जो टोटल वर्ड्स आएंगे उसमें ई नाम के आएंगे 360, उसके बाद जी नाम के 360 आएंगे। इसके अंदर जो पहले 60 वर्ड आएंगे उनका नाम होगा जीई। हम उसी के अंदर बात कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर सेकंड लेटर को चेंज करते हैं। अब सेकंड लेटर में हमने जी को फिक्स करने के बाद हमें पता है कि जी के बाद यहाँ से जो अल्फाबेटिकली है वो कौन सा लेटर आएगा, ई। तो हमने यहाँ एन को फिक्स किया, ई के बाद एन का नंबर आएगा। तो अगर हम इसके अंदर मान लो एन को फिक्स कर दें, अल्फाबेटिकली ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा एन। तो अगर मान लो मैं इसके अंदर यहाँ एन फिक्स करके और बाकी बचे हुए 5 लेटर को यहाँ अरेंज करूँ, तो उनका परम्यूटेशन भी क्या आएगा 5 फैक्टोरियल बाय, यह आएगा 2 फैक्टोरियल एंड दैट इज 60। ऐसा आ जाएगा आपके पास। अब इसके बाद आप देखो कि यहां पर अगर हम इसके अंदर आगे बढ़ें कि हमने जी को फिक्स किया, अब जी के बाद हमें पता है कि अगले इस ई और एन के बाद जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो टी ही आएगा। तो मान लो अगर मैं यहां पर इस टी को फिक्स करूं और टी को फिक्स करके बाकी जो लेटर हैं उसको यहां पर अरेंज करके इसके टोटल वर्ड्स निकालो, उससे मुझे कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो डिक्शनरी हम बना रहे हैं इस डिक्शनरी के अंदर हो क्या रहा है कि सबसे पहले ई नाम के वर्ड आएंगे कितने 360, उसके बाद जो जी नाम के 360 आएंगे उसके अंदर पहले जो 60 वर्ड है वो आएंगे जीई, अगले जो 60 वर्ड है वो आपने देखा किसके आएंगे जीएन, और आपको पता है कि अगले जो 60 या 120 वर्ड होंगे उसके अंदर क्या आएगा जीटी। तो मुझे इस जीटी के आगे नहीं बढ़ना, मुझे इस जीटी की लिस्ट में एंटर करना है। तो एंटर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस एक जीटी को भी परमानेंट फिक्स कर देते हैं और उसके बाद हम इस थर्ड पोजीशन पे लेटर को चेंज करेंगे कहां तक, जब तक हमारे पास जीटीडब्ल्यू नहीं आता। तो जीटीडब्ल्यू की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि इस वाली पोजीशन पर सबसे पहले ई आएगा, सबसे पहले ई आएगा। तो जब हम इस ई को यहाँ अरेंज करेंगे तो ई को फिक्स करने के बाद जो बचे हुए 4 लेटर हैं उन 4 लेटर को आप यहाँ अरेंज करोगे, तो उन 4 लेटर को यहाँ अरेंज करोगे तो उसका परम्यूटेशन आएगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि इसके अंदर एक भी नहीं आएगा। अच्छा, इस ई के बाद जब नेक्स्ट इसमें अरेंज करोगे तो एन आएगा, फिर इस एन के बाद जो अगला आपका वर्ड होगा उसके अंदर क्या आएगा टी, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड टी आएगा। तो यहाँ पर मैं इन सबको एक साथ लिख रहा हूँ कि इसके भी कितने वर्ड आएंगे 4 फैक्टोरियल, इसके भी कितने आएंगे 4 फैक्टोरियल, और इसके भी कितने आएंगे 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपके सामने 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आ जाएगा कितनी बार, 3 बार। अब इसके अंदर अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पोजीशन है। जी आ चुका, टी आ चुका। हम इस केस में जो लेटर है उसको थर्ड पोजीशन पे चेंज कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ ई रखा, देन एन रखा, देन टी रखा। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है किसका, डब्ल्यू का। तो जैसे हम डब्ल्यू को यहाँ रखेंगे तो हमें बताया कि अगर हम इस डब्ल्यू के अंदर बाकी बचे हुए लेटर को यहाँ अरेंज करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो जी नाम के 360 है उसके अंदर पहले हमने निकाले जी ई नाम के, देन हमने निकाले जी एन नाम के, फिर हमने निकाले जी टी नाम के। अब हम बात करें जी डब्ल्यू, तो जी डब्ल्यू के आगे हमें नहीं जाना क्योंकि हमारा जो वर्ड है जी टी डब्ल्यू, इस जी टी डब्ल्यू के अंदर ही हमें एंटर करना है। तो अगर हम इस जी टी डब्ल्यू के अंदर एंटर करें तो हमने क्या किया, सबसे पहले जी को फिक्स करके जी के अंदर हमने जी ई की बात की, जी के बाद फिर हमने जी एन की बात की, जी एन के बाद हमने जी टी की बात की, और इस जी टी के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। तो जी टी के अंदर हमने थर्ड पोजीशन पे लेटर चेंज किए, तो लेटर आएंगे ई एन टी, और इस ई एन टी के बाद अगर हम इसके अंदर डब्ल्यू फिक्स कर दें, अब इस डब्ल्यू को परमानेंट फिक्स करके हम इस डब्ल्यू के अंदर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बचे हुए जो लेटर हैं उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो आप नोटिस करो सबसे पहले यहाँ ई आएगा। अच्छा, हमारा जो वर्ड है वो भी इसी नाम से स्टार्ट है। ई के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, एन आएगा, एन के बाद टी आएगा, टी के बाद आएगा। तो हमें पता है कि इस वर्ड के जस्ट बाद में ये वर्ड आने वाला है। तो जस्ट बाद अगर ये वर्ड आने वाला है तो अगर हम इसकी टोटल काउंटिंग करें टॉप से कि क्या होगा, तो जो हमारे पास इसकी रैंक आने वाली है वो आएगी 360 प्लस। यहाँ से अब देखो कि 60 प्लस 60 कितना आएगा 120, तो यहाँ पर ये 120 आ रहा है प्लस। अगर हम इसके अंदर फैक्टोरियल 4 को 3 टाइम काउंट करें तो ये कितना आएगा 72, और 72 प्लस कितना आएगा 1। तो अगर हम इसको टोटल निकालें तो यहाँ से आने वाला है 1 + 2 यानी कि 3, तो ये तो आ जाएगा 3। अगर हम इसके अंदर सेकंड देखें तो 7 × 2 9, 9 7 + 2 9 एंड 9 + 6 कितना होगा 15, यानी कि 5 आएगा। और इसके अंदर लास्ट में जो 1 आएगा तो 1 3 + 4 5 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो आंसर आएगा 553 यानी कि 553। तो अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, जिसके अंदर एक सीरीज गिवन है। अगर हम मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो सबसे पहला काम क्या करो, जो भी सीरीज आपको गिवन है, इस सीरीज को एक समेशन की नोटेशन में लिखूं। तो समेशन की नोटेशन में अगर हम इसकी लिमिट लिखें 1 से कहां तक, 9। अच्छा, मैंने लिमिट कैसे डिसाइड की कि जो इसके अंदर 11C1 है, इसकी लोअर इंडेक्स 1 से स्टार्ट है और इसकी लोअर इंडेक्स कहां तक जा रही है, 9 तक। अगर मैं इस सीरीज को जनरलाइज करूं तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये आएगा 1/r+1 और इसके अंदर इंटू में आएगा 11CR। यहां पर अगर आप देखो, अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो r को 1 डाल के देखो, फर्स्ट टर्म आ रही नहीं आ रही, r को 2 डालने पर सेकंड टर्म आ रही है कि नहीं आ रही, और r को लास्ट 9 रखने पर इसकी जो लास्ट टर्म है वो आ रही कि नहीं आ रही, तो सारी टर्म मैच हो जाएगी। अब जनरली क्या होता है, जो सीरीज वाले क्वेश्चन है उसके अंदर क्या करना होता है कि इस एनसीआर के अलावा अगर समेशन के अंदर कोई r की टर्म आ जाए तो उसे हटाने पे फोकस करना चाहिए। तो उसे हटाने के लिए मैंने एक काम किया कि इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे 1/12 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड। हम इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे 1/12 से मल्टीप्लाइड करते हैं, ताकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बाइनोमियल थ्योरम के जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी है उससे हम लिख सकते हैं। तो अगली स्टेप में क्या होगा कि जो 1/12 है ये तो अपनी जगह रहेगा, हम इसे r1 से 9 तक, और आप इसे 12c क्या लिख सकते हो, r+1, क्योंकि आप जानते हो कि अगर एनसीआर के आगे उस की जो अपर इंडेक्स की नेक्स्ट टर्म और लोअर इंडेक्स की नेक्स्ट टर्म लिखी हो तो अंदर जाके n+1c r+1 बन जाता है। तो ये जो टर्म है ये कंबाइंड होकर ऐसी बन जाएगी। अब अगर मान लो मैं इसके अंदर वापस से लिमिट रखूं, जैसे 1/12 रहेगा, अगर हम इसके अंदर लिमिट रखें, सबसे पहले आप इसके अंदर r को 1 रखो, तो जैसे आप इसके अंदर r की वैल्यू 1 to 9 रखोगे तो आपके सामने फिर से एक सीरीज आएगी, बाइनोमियल कोएफिशिएंट में ये आएगी 12c2 एंड 12c3, और इस तरह की सीरीज आती जाएगी। तो इसकी जो लास्ट टर्म आएगी सीरीज की वो 12c कितनी आएगी, 10। अगर हम इसके अंदर फाइनली इसके अंदर r की वैल्यू को n रखेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि जो nc0 से ncn होता है उसका सम आता है 2 की पावर n। तो देखा जाए तो ये वही लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर कुछ टर्म मिसिंग है। इसके अंदर 12c0, 12c1 और इसके आगे 12c11 और 12c12 मिसिंग है। तो इस बात को अगर हम लिखें तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा यह आएगा 1/12, दिस इज 2 की पावर 12 माइनस 12c0, 12c1 माइनस में आएगा 12c2 और ये आएगा, सॉरी 12c कितना आएगा, 11। तो यहां से अगर आप इसको लिखो तो ये कितना आ जाएगा, 12c11, 12c11 एंड 12c कितना आएगा, 12। आपके सामने ऐसा आ जाएगा। अगर हम इसे सोल्व करें तो सोल्व करने पर आप देखो यहां से क्या होगा कि 1/12 तो अपनी जगह रहेगा। अब इसके अंदर 12c0 और 12c12 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। 12c1 और 12c11 दोनों बराबर होते हैं, इन दोनों की वैल्यू 12 आती है। तो अल्टीमेटली अगर हम इसको लिखें तो ये 2 की पावर 12 माइनस 20 कितना आ रहा है, 6। अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेके कैंसिल करें तो आपके सामने ये आने वाला है 2 की पावर 11 माइनस ये आएगा 13 बाय कितना आएगा, 6। आप जानते हो कि 2 की पावर 11, 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। तो ये 2048 में से अगर आप 13 को माइनस करोगे तो इसका जो न्यूमरेटर है ये आ जाएगा 2035 बाय क्या आएगा, 6। जेड से बात इसके आगे कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये नंबर 3 से कैंसिल नहीं। आप जानते हो 3 की जो डिविजिबिलिटी उसके हिसाब से अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो कैंसिल होगा। तो यहाँ पर जो डिजिट का सम है वो 10 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब अगर हम इसको इस n/m से कंपेयर करें तो क्वेश्चन में क्लियर है कि जो हमारे पास n की वैल्यू है, इस n की वैल्यू आएगी 2035 और इसके अंदर जो m की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 6। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को इस स्टेटमेंट के अंदर रख के देखो तो यहाँ से जो n+m-8 है, इसे अगर आप सॉल्व करो तो आपको पता है कि जो n+m है ये 2041 आ रहा है, उसमें से अगर आप 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2033 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि 2033 है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आएगा।